नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में मंगलवार को लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सरायमीर के खरेवा में अखिलेश यादव की सभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही अखिलेश अपना संबोधन शुरू करने के लिए उठे, कार्यकर्ता जोश में आ गए, जिससे कुछ देर के लिए भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कुछ लोगों पर लाठी चार्ज किया गया। जिले के खरेवा सरायमीर में हुई जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार 10 वर्षों से देश में लूट की छूट के साथ जमी हुई है और इतना लूटा कि उसी से वैक्सीन लगवा दी। आज वैक्सीन से खतरा पैदा हो गया है। क्या वैक्सीन लगवाने वाले भाजपा को वोट देंगे? सुना है कि जब से वैक्सीन का खतरा पैदा हुआ है, भाजपा के लोग बाबा साहेब के संविधान से भी बड़े हैं। भाजपा का 400 का नारा है। आप लोग पढ़े पे लिखे हैं। यह नारा इन्होंने इसलिए दिया कि लोकसभा में 543 सीटें हैं। इस बार जनता इन्हें 400 हार का हार पहना रही है। इस बार जनता इन्हें 140 सीटें देगी। इस सरकार में किसानों को DAP तभी मिली जब जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदना पड़ा। 4 जून के बाद मंत्रिमंडल तो बनेगा ही, लेकिन 4 जून के बाद मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। हमारे आपके खुशियों के दिन आएंगे। 25 मई को आजमगढ़ इतिहास बदलेगा। नौजवान जानते होंगे कि इनकी सरकार में हर पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। नौजवान कितनी तैयारी करके गए होंगे, जब परीक्षा देने गए तो पेपर लीक हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सिर्फ एक सीट पर भाजपा लड़ाई में है, बाकी सीट पर जनता उनका सफाया कर देगी। सपा प्रमुख श्री यादव ने लालगंज लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, इस बार भाजपा के लोगों ने जो अंकगणित बनाया है, उसे विफल करने का मन उत्तर प्रदेश की जनता ने बना लिया है। बिना नाम लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को क्योटो बताते हुए सपा प्रमुख ने कहा, अभी जो आंकड़े तथा सूचना सामने आ रही है, उसके अनुसार भाजपा केवल एक सीट पर लड़ाई में है, वो क्योटो है और बाकी सब भाजपा हार चुकी है। तो अग्निवीर वाली नौकरी फौज की 4 साल की हुई है। हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को सावधान करने आए हैं कि अगर बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले नौजवानों की भी नौकरी वो 3 साल की कर दी है। इसलिए याद रखना, मनीमन ये भी आपका साथ दे रहे हैं, मनीमन साथ दे रहे हैं। और कभी कभी ये बात मैं कहता हूँ तो पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं, ये कैसे संभव है? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था सरकारी PSU सब बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी, LIC बिक जाएगी, बंदरगाह बिक जाएगा? क्या आपको पता था कि अग्निवीर वाली व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था तो जैसे अग्निवीर की व्यवस्था है, हो सकता है वैसी व्यवस्था हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों के लिए भी ये रोक कर। इधर सावधान है कि नहीं आप लोग? ये चुनाव
संविधान बचाने का है। ये आप तो जान गए होंगे। आज इस मौके पर हम न केवल अपने साथियों से कहेंगे बल्कि बहुजन समाज के तमाम लोगों से कहेंगे, ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान और संविधान के तहत जो अधिकार मिलते हैं उसको बचाने की लड़ाई है। जो हमें न्याय दिलाता है संविधान, उसको बचाने की जरूरत है। ये बताओ, खाद की बोरी से चोरी हो गई, पहले कितने किलो हुई और अब कितने किलो हो गई। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये महंगाई और बोरी की चोरी कहाँ से सीखे होंगे। तब हमें याद आता है पार्ले जी बिस्किट से सीखेंगे लोग। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था और महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा नहीं कम किया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया, अब कितने का पैकेट आ रहा है। याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट वाला। महंगाई इन्होंने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? न केवल महंगाई बढ़ाई है बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि जब डीएपी लेने गए तो उनसे जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदवा दी। किसान भाई जानते होंगे डीएपी तभी मिली जब नैनो यूरिया खरीदी, और नैनो यूरिया बनाने वाले भारत छोड़ के चले गए। जैसे पहले कारोबारी उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से सुनने में आया है कि जिन्होंने नैनो यूरिया बनाई और ये कहा कि नैनो यूरिया जब खेतों में डाली जाएगी, फसल में डाली जाएगी, तो हमारे किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार तो बढ़ी नहीं, हमारे किसानों की मदद हुई नहीं, लेकिन नैनो यूरिया वालों ने पैसा कमाया और भारत छोड़ करके उद्योगपतियों को जैसा भारत छोड़ करके भाग गए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल साथ आए हैं। ये तय कर लिया है कि अगर बीजेपी ने बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ किया है तो 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों का, किसानों का, गांव में रहने वालों का भी कर्ज माफ होगा। जब ये 25 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं तो हमारे गरीबों का तो कर्ज बहुत कम है, वो भी माफ होगा। जहां किसान इनके खिलाफ खड़ा हो गया, गांव के लोग खड़े हो गए, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे इनकी सरकार में हर पेपर लीक हो गया और हर परीक्षा इनको रद्द करनी पड़ गई। ये नौजवान बड़ी तैयारी करके गए होंगे, मेहनत कर करके पढ़ाई की, और जब परीक्षा लिखी इन्होंने और घर लौटे तो पता लगा कि इनके परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। और ये नौजवान पढ़े लिखे लोग ये जानते होंगे एक परीक्षा नहीं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। हमारे नौजवानों को जो नौकरी मिल जानी चाहिए तो नौकरी नहीं दे पाई सरकार, और पेपर लीक के कारण और जो पेपर रद्द हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, उसके कारण 60 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के रह गए जिनको नौकरी नहीं मिल पाई। याद होगा आपको, इन्होंने फ्री डाटा दिया था, लेकिन जब सबके हाथ में मोबाइल आ गया तो डाटा का भी पैसा वसूलना शुरू कर दिया। इसलिए गरीबों को आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो जानते होंगे समय समय पे इस सरकार ने बहुत भेदभाव किया है, बहुत अन्याय किया है, बुलडोजर लेकर के डराने का काम भी किया है, झूठे मुकदमे भी लगाए हैं, और जितने काम समाजवादियों ने अच्छे किए थे कुछों की तो नकल की, लेकिन जितने भी अच्छे काम थे सब भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिए। इसी जगह पर आजमगढ़ में
सबसे ज्यादा गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलाने का काम हुआ था। जब से समाजवादियों की सरकार गई, इन्होंने हमारी एम्बुलेंस भी खराब करवा दी। न केवल एम्बुलेंस खराब की, बल्कि गरीबों का इलाज अच्छा हो जाए उसके लिए नेताजी ने यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया, तो जगह जगह अस्पताल बनाए। उन अस्पतालों में गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी जो सुविधाएं, जो मदद होनी चाहिए, वो नहीं दे पा रही है। हमारे गरीब को अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के अलावा दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे गरीब के ऊपर और संकट आता जा रहा है। इसलिए जहां हमें स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करना है, वहीं अपनी हम माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं। कुछ तो हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ और सभा में होंगी। कभी समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन देना शुरू किया था। हम लोग जब 2017 के चुनाव में और 2022 के चुनाव में आपके बीच आए थे, तो कहा था कि समाजवादी पेंशन बढ़ा करके देंगे, 3000 6000 करने के काबिल कहा था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि दिल्ली में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी, तो अपनी माताओं बहनों के अकाउंट में 1 लाख रुपया भिजवाने का काम होगा। 1 लाख इनके परिवार की मदद होगी, इनकी सम्मान का जीवन जी सके, इसलिए 1 लाख रुपए की मदद करने का काम भी सरकार की मदद से होगा। और अपने साथियों से हम कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही, मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही 4 जून के बाद। ये हमारा मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। तो जिनका जितना दाना उनका वैसा ही गाना, उन्हें मिल जाता है गाना तो फिर गाते हैं वो गाना। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। और हमारे कौन देख रहा है? आप देखते हैं, आप देखते हैं। खुशियों के दिन आएंगे, खुशियों के दिन, आप देखते हैं। लेकिन इन मीडिया वालों का 4 जून आजादी का दिन है। इसलिए सब लोग मदद करो हमारी, सब लोग मदद करोगे। वहीं जनसभा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सपा मुखिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मतदान होना शुरू हुआ है, आखिरी तक जब पूर्वांचल का चुनाव खत्म होगा और 7वां चरण खत्म होगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इन्होंने किसान को संकट में डाल दिया। किसान की आय दोगुनी हुई ना, उनकी पैदावार बढ़ाई ना, पैदावार की कीमत दे पा रहे हैं। नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के हवाले छोड़ दिया। 30 लाख सरकारी नौकरियां दिल्ली में खाली हैं। उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा रद्द हो गई है। पेपर लीक कराया। जो लोग बुलडोजर से डराते हैं, उनका पेपर लीक कौन करेगा? यह जानबूझकर पेपर लीक किया जिससे कि नौकरी और आरक्षण ना देना पड़े। नौकरी तो सबको मिलती है, आरक्षण तो एक सीमित लोगों को मिलता है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर के नौकरी के साथ खिलवाड़ किया है। यह नौकरी इन्होंने नहीं छीनी है, इन्होंने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन जनता इन्हें 140 के लिए तरसाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिले में सड़कों की सुविधा देना, यह काम समाजवादियों ने किया है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान आना शुरू हुआ है, आखिरी तक जब पूर्वांचल का चुनाव खत्म होगा और 7वें चरण खत्म होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इन्होंने किसान को संकट में डाल दिया, किसान को संकट में डाल दिया। न किसान की आय दोगुनी हुई, न उनकी पैदावार बढ़ाई, न पैदावार की कीमत दे पा रहे हैं, और नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के हवाले छोड़ दिया। सोचिए, 30 लाख सरकारी नौकरियां दिल्ली में खाली हों, उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा रद्द हो गई हो, पेपर लीक कराए। ये पेपर लीक नहीं हुआ है, जो लोग बुलडोजर से डराते हैं उनका पेपर लीक कौन करेगा? ये जानबूझ करके पेपर लीक किया जिससे नौकरी और आरक्षण न देना पड़े।
नौकरी तो सबको मिलती, आरक्षण तो एक सीमित लोगों को मिलता, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके नौकरी के साथ खिलवाड़ की है। ये नौकरी नहीं छीनी है इन्होंने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद किया, 1/3 जीवन वही प्रधानमंत्री मोदी जी का। देखिए 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि 543 400 पार के मतलब 143 सीट हैं और जनता इन्हें 140 के लिए तरसाएगी। वही प्रधानमंत्री मोदी का आगमन आजमगढ़ में हुआ था, उन्होंने जो है एयरपोर्ट को अपना जो है बता रहे, कोई समाजवादी पार्टी दावा करती है कि एयरपोर्ट नहीं देखिए आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार साथी हैं, जागरूक हैं, ये एयरपोर्ट नेताजी ने हवाई पट्टी बनाई थी, उसके बाद बड़ा पिछली सरकार में मैंने किया था, इसको और आगे लेके गए, लेकिन एयरपोर्ट का बनाना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाना, यहाँ और सड़कों की सुविधाएं देना, ये काम समाजवादियों का है। आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सरायमीर में खरेवा मोड़ पर मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में अखिलेश यादव के आने के बाद जमकर बवाल हुआ। बेलगाम कार्यकर्ताओं द्वारा जब उपद्रव शुरू कर दिया गया, तब पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान जमकर कुर्सियां तोड़ी गई और कुर्सियों से एक दूसरे पर वार किया गया। अखिलेश यादव मंच पर बैठे रहे और संचालक लगातार लोगों से अपील करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। मंच के सामने पहुंचने की होड़ के चलते चारों तरफ से कार्यकर्ता आपस में ही गुत्थम गुत्था करने लगे थे। पुलिस कर्मियों को स्थिति को संभालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और किसी प्रकार से लाठी चार्ज कर स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। बता दें कि 6वें चरण में आजमगढ़ में 25 मई को मतदान को लेकर अखिलेश यादव की जनपद में यह पहली जनसभा थी, लेकिन इसमें जिस प्रकार से हंगामा हुआ वह एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिया है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद जनसभा की फिर से शुरुआत की गई। अखिलेश यादव ने अपनी बातों को रखा। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को प्रयागराज के फूलपुर संसदीय सीट पर भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की जनसभा में भगदड़ मच गई थी, जिसे सभा नहीं हो सकी थी। सुनने के लिए आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आवे और अपील करें आदरणीय आलम मजी साहब। फोर्सेस के लोगों से मेरी निवेदन है, फोर्स के लोगों से मेरी निवेदन है कि ये आई हुई जनता हमारे इसको कोई हार न पहुंचे। पुलिस के लोगों से मेरी निवेदन है कि ये आई हुई जनता यहाँ हमारे दिल में जुड़ा है, निवेदन है। जयंत साहब और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आवे और अपील करें आदरणीय आलम मजी साहब। सही है। फोर्स के लोगों से मेरी निवेदन है, फोर्स के लोगों से मेरी निवेदन है कि ये आई हुई जनता हमारे दिल की जुड़ी है, इसको कोई हार न पहुंचे। कैसे कांग्रेस नायक समाजवादी साथियों से अपील करना चाहता हूँ, जो यहाँ वहीं रहे वहीं का रहे, जो यहाँ वहीं का रहे, और पुलिस से भी करने के लिए आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आवे और अपील करें आदरणीय आलम मजी साहब। फोर्सेस के लोगों से मेरी निवेदन है, फोर्स के लोगों से मेरी निवेदन है कि ये आई हुई जनता हमारे दिल की जुड़ी है, इसको कोई हार न पहुंचे। पुलिस के लोगों से मेरी निवेदन है कि ये आई हुई जनता यहाँ हमारे दिल में जुड़ा है, इसको निवेदन है। मेरा भाई साहब शांत बना लो, शांत बना लो, नहीं टकराओ नहीं। मेरे भाई को
आजमगढ़ हमेशा ही समाजवादियों का गढ़ रहा है। यह नेताजी की कर्मभूमि रही है। नेताजी सदैव आजमगढ़ को अपना दिल समझते थे। मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव ने भी जिले के विकास को नया आयाम देने का काम किया है। बीते 10 सालों में भाजपा की सरकार में हर तरफ बर्बादी का ही मंजर दिखा है। उक्त बातें मैनपुरी सांसद व सपा नेता डिम्पल यादव ने मंगलवार को आजमगढ़ सीट से सपा प्रत्याशी के समर्थन में मेघनगर विधानसभा के खरिहानी बाजार स्थित बंतरिया बाग में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के विकास में समाजवादी पार्टी की सरकारों का बहुत योगदान रहा है। सपा मुखिया ने आजमगढ़ के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही धर्मेंद्र यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया है। सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि यह चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। वर्तमान भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है, किसान बदहाल है। ऐसे में आजमगढ़ की जनता से अपील है कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को इस चुनाव में जीत दर्ज कराकर नए सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि आज युवा रोजगार पाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। आर्थिक रूप से देश कमजोर हुआ है। ऐसे में तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रहे भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। संविधान को बदलने की बात करने वाली वर्तमान सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आजमगढ़ की जनता से अपील किया कि मैनपुरी से अधिक मतों से आजमगढ़ से पार्टी प्रत्याशी को जीत दर्ज कराकर समाजवाद को बुलंद करने का काम करें। गंगा जमुनी तहजीब का आत्मा आजमगढ़ के ई पवित्र पावन धरती के हम दोनों हाथ जोड़कर नमन करत हुई कि जो आजमगढ़ है ना, ई हम समाजवादियों के करेजे, ई हम समाजवादियों के करेजे में बसत है। एक माटी के कण कण से हमनी के प्यार बाटे और हमनी के मरते दम तक ये प्यार और लगाव ऐसे ही बने रही। पावन धरती ने हमेशा समाजवादी विचारधारा का साथ दिया है। आदरणीय श्रद्धेय नेताजी की जहाँ ये कर्मभूमि रही है और जो हमेशा नेताजी के हृदय में आजमगढ़ बसा है, तो आजमगढ़ के हृदय में भी समाजवादी पार्टी का रंग है, ये मेरा मानना है। हम सभी जानते हैं यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव जहां हमारे युवाओं का भविष्य तय करने का चुनाव है, वही यह चुनाव बदलाव और परिवर्तन का भी चुनाव है, जहां 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 10 साल के कार्यकाल के नहीं उतर गया। आज अर्थव्यवस्था बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? आज हमारे युवाओं के पास रोजगार है कि नहीं है? आज महंगाई चरम सीमा पर है कि नहीं है? आज दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे खुशी इस बात की है कि आजमगढ़ में दबाव नहीं चल पा रहा है और वह इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि शासन और प्रशासन ये जानता है कि आजमगढ़ में सपा का रंग चढ़ चुका है। आजमगढ़ में सपा का रंग हमेशा चढ़ा था, चढ़ा है और हमेशा चढ़ा रहेगा। तो जिन परिस्थितियों से चुनाव हो रहे हैं, मैं समझती हूँ कि
क्योंकि छठे फेज में आजमगढ़ का चुनाव है और जिस तरह जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नई सरकार आने की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? और क्योंकि यहाँ पे कोई दबाव नहीं है तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी से ज्यादा मतों से जीत के आजमगढ़ देगा कि नहीं देगा? मुझे पूरा भरोसा है सभी आजमगढ़ के युवा साथियों पे, सभी माताओं बहनों पे कि आपने हमेशा समाजवादी विचारधारा का साथ समर्थन दिया है और हम सभी एक साथ नेताजी के सिद्धांतों को और विचारों को आगे ले जाने का काम करेंगे। और जिस तरह जब समाजवादी पार्टी की सरकारें आई हैं तब आजमगढ़ क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता रहा है, तो इस बार केंद्र की सरकार बनने में भी हमारी प्राथमिकता आजमगढ़ रहने वाला है। आजमगढ़ सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभा करके निरहुआ के पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा के नवोदय नगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से छठे चरण में भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने 5 चरणों के चुनाव में बढ़त का दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूपी से अब समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है। आने वाला समय यूपी के विकास का है जिसे भाजपा ही कर सकती है। सीएम योगी ने मोदी के 400 पार के नारे के सपने को साकार करने के लिए जनसभा में आए लोगों को संकल्प दिलाया। कहा कि मैं चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा में गया था, वहां लोगों का उत्साह देखकर ही बता रहा हूं कि 4 जून का परिणाम क्या होगा। पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। यूपी के सीएम ने कहा कि 400 पार के नारे से सपा के लोग डरे हुए हैं। अपनी जनसभाओं और रैलियों में वे बेबुनियादी बयानबाजी कर रहे हैं। सपा के लोगों ने 400 सीटें कभी देखा ही नहीं होगा। सपा के लोग चकरा गए हैं। सीएम ने कहा कि 1.5 साल में निरहुआ ने आजमगढ़ को चमकाने का प्रयास किया है, जिसमें विश्वविद्यालय, संगीत महाविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डा, रेलवे आदि का कार्य निरहुआ के माध्यम से हुआ। सपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, भूख से लोग तड़पते थे। भाजपा सरकार ने 80 करोड़ जनता को राशन देकर भूख से राहत दिलाई। जनसभा की अध्यक्षता श्री कृष्ण पाल जिलाध्यक्ष, संचालन दिवाकर सिंह संयोजक ने किया। जनसभा को बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ, पूर्व विधायक बंदना सिंह आदि ने संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आपको भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। आपने देखा होगा कहीं में चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में था। इससे पहले अलग-अलग राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं पहले से ही 4 जून को क्या परिणाम आने जा रहा है, पूरे देश में निश्चिंतता है, क्योंकि पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार और अब की बार आपके 400 पार के नारे से समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है। वे बहुत हो जाते हैं 400 पार कैसे, क्योंकि 400 तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं। समाजवादी पार्टी को कुल 63 सीटों पर चुनाव लड़ी, 63 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसमें भी कैंडिडेट एक भागते जा रहे हैं। एक को दिया वो भाग गया, फिर दूसरा को दिया वो भाग गया, फिर तीसरे को दिया वो भाग गया। तो वे इस बात से घबराए हुए हैं। फिर जनता से पूछते कैसे 400 होगा, तो जनता जनाकर कहती है कि जो नाम को लाए हैं, क्या होती है, जो नाम को लाए हैं, जो नाम को लाए हैं
मिला है। 140 करोड़ भारतीयों को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति मिली है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, ट्रेन की नई सौगात, वंदे भारत, अमृत भारत, शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। बहनों भाइयों, याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था। गरीब चिकित्सा सुविधा के अभाव में कम तोड़ता था। किसान आत्महत्या करता था। नौजवान की नौकरी पे सेंध लगती थी। बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन बहनों भाइयों, मोदी जी ने मंदिर भी बनवाने का काम किया, रामलला को विराजमान करने का काम किया। तो हमने कहा मोदी जी रामलला को विराजमान कराने का काम कर रहे हैं और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। तो बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो जनता का खून चूसते थे, हमने कहा इनकी राम नाम सत्य की यात्रा निकाल देनी चाहिए। या तो जहन्नुम में चले गए या फिर प्रदेश छोड़कर के सदाओं की सदैव के लिए मुक्त हो चुके हैं। पूर्व विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता रामदर्शन यादव की मुबारकपुर में पकड़ काफी मजबूत है। उनका कोई तोड़ नहीं, जिसके चलते मुबारकपुर विधानसभा में भाजपा की स्थिति मजबूत होने के साथ ही लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को इसका फायदा मिलता दिख रहा है। मुस्लिम बाहुल्य मुबारकपुर विधानसभा में रामदर्शन यादव की बदौलत भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिल चुके हैं और कभी 4 और 5 नंबर पर रहने वाली भाजपा यहां से दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। रामदर्शन यादव के कारण ही समाजवादी पार्टी वर्ष 2012 की आंधी में भी आजमगढ़ जिले से क्लीन स्वीप नहीं कर पाई थी। रामदर्शन यादव आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक 18 वर्षों तक जिलाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। उनका जनता से जुड़ाव गहरा है। मंगलवार को उन्होंने मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के समर्थन में जन जन से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने ठेला, खुमचा गुमटी वालों और क्षेत्रीय जनता को अपने हाथों से पर्चे बांटते हुए अपील की कि कमल का बटन दबाना है, भाजपा को जिताना है। पर्चे पर ईवीएम पर निरहु नंबर 1 पर है, उन्हें नंबर 1 पर लाना है। मुबारकपुर बस स्टैंड और रसूलपुर गांव में उन्होंने जनसंपर्क कर जन जन से निरहुआ के समर्थन में वोट मांगा। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि खतरे में न लोकतंत्र है, न ही संविधान, खतरे में है तो सिर्फ व सिर्फ सैफी परिवार। उन्होंने दावा किया कि भाजपा मुबारकपुर जीत रही है। 50% से अधिक यादव वोटर भाजपा के साथ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सपा 2 साल से जिले को जिलाध्यक्ष तक नहीं दे पाई, वह यहाँ का विकास क्या करेगी। आज लोकसभा चुनाव के संबंध में आज हम लोग करीब 20 दिन से पूरे लोकसभा आजमगढ़ का दौरा करने के बाद सुबह भारतीय जनता पार्टी ने हर नेता को, कार्यकर्ता को एक गांव दिया था कि आप उसमें प्रवास करेंगे। तो मुझको रसूलपुर गांव दिया गया था। मैं वहां जनसंपर्क किया हूं। जनसंपर्क करने के बाद सोचा हूं कि आज अपने मित्रों से, प्रेस के साथियों से बात की जाए और उन लोगों को भी अवगत कराया जाए कि पूरे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है। इसी के संबंध में हम लोगों ने आज आप लोगों से को बुलाने का कष्ट किया है। आप लोग आए, बहुत धन्यवाद। सपा प्रत्याशी का पूरा सहकारी परिवार यहाँ पर आजमगढ़ में डेरा जमाया हुआ है, कितना प्रभाव पड़ेगा? सपा परिवार का सैफई परिवार के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। सपा ने तो यहाँ पर अपना जिला अध्यक्ष भी नहीं घोषित कर सकते। उनके पास कोई जिला अध्यक्ष आजमगढ़ जनपद में वर्तमान समय में नहीं है।
मैं समझता हूं कि वह 2 साल से निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है और उनको विश्वास नहीं, आजमगढ़ के किसी यादव पर उनका सफाई परिवार का विश्वास नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज मुबारकपुर के हर मैरिज हॉल में कोई मामा है, कोई मामा है, कोई मामी है, कोई दादा है, कोई दादी है, ये सब लोग आकर के डेरा डाले हुए हैं और एक सफाई परिवार के नाम पर ही केवल वोट मांगने का काम कर रहे हैं और उनका अपना भी कुछ नहीं है। वह लोग हमारे आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव के बारे में ही बात करते हैं कि हम विरासत को संभालने आए हैं। यहाँ पर कोई यादव परिवार का कोई आदमी इनको नहीं मिला जिससे यहाँ लड़ा दें, इनको चुनाव लड़ा दें। मुझको एक बात याद है, हम लोग समाजवादी पार्टी में काम करते थे तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि मैं आजमगढ़ बागपत छोड़ सकता हूं लेकिन आजमगढ़ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं साथियों, सैफई परिवार इसको अपनी जागीर समझ लिया है और उस जागीर के तहत यहां पर अपने परिवार के आदमी को लड़ा रहा है। वो तो अपना आजमगढ़ को अपना रिश्ता बताते हैं, हमारा दूसरा घर यहाँ पर। मैंने तो कहा वह जागीर समझते हैं, रिश्ता रहता तो मैं यहाँ अध्यक्ष उनको नहीं घोषित कर पा रहे हैं, उनके पास कोई यादव नहीं है। मैं दूसरी बात यहाँ आपके लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे आजमगढ़ में यादव 50% से ज़्यादा वोट आज भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहा है। आपको भरोसा नहीं होगा, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ। और अगर आप उस दिन रहते मेरे सम्मेलन में तो आपको दिखाई भी पड़ता कि वह यादव आकर खड़े थे। अगर आप फोटो उठा के देख लेंगे तो 50% से ज़्यादा वोट आजमगढ़ में यादव फैमिली आज कर रही है भारतीय जनता पार्टी को वोट। और मैं समझता हूँ ये मुसलमान लोग हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, ये सब लोग बैठे हैं, ये मुसलमान। भाजपा हमेशा मुबारकपुर में कमजोर रही, इसको क्या कहना? भाजपा कमज़ोर रही है लेकिन कभी कमज़ोर थी। आज भारतीय जनता पार्टी मुबारकपुर में नंबर 1 की पार्टी है। 4 तारीख को गिनती होगी, आप देख लीजिएगा कि मुबारकपुर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और हम समाजवादी पार्टी से काफ़ी आगे निकल जाएंगे, यह विश्वास के साथ। समाजवादी पार्टी अपने जनसभाओं में कहती थी बार बार लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस पर आप क्या कहेंगे? वह खतरे में है, न लोकतंत्र खतरे में है, न संविधान खतरे में है। खतरे में सैफई परिवार है जो आकर यहाँ डेरा डाला है, इसलिए वो लोग अपने को यह मानते हैं कि हम लोग खतरे में। आप मुबारकपुर के प्रभारी नेता हैं, तो किस तरह आप भाजपा को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? भाजपा की रणनीति तो आप देख नहीं रहे हैं कि आज आप भाजपा में ये मुसलमान हमारे साथ खड़ा है, यादव आज खड़ा है, सभी जितने लोग हैं सब लोग उनके साथ खड़े हैं। आप भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ। और मैंने उस दिन साबित किया जो हम लोग सम्मेलन किए थे यादव और मुसलमान के नाम पर, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को हम लोग नहीं बुलाए थे और वह मैं समझता हूँ कि हज़ारों लोगों की भीड़ थी और लोग देखे भी, हम लोगों के विपक्षी जरूर देखे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा यादव वोट आज आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहा है। मैं यही बहुत विश्वास के साथ इस बात को आपके सामने कह रहा हूँ। धर्मेंद्र बार मतलब समाजवादी लोगों को हमेशा टिकट देना, आजमगढ़ वालों को क्या आजमगढ़ को ऐसा प्रत्याशी नहीं तो टिकट मिल सके? तो मैं कह दिया आजमगढ़ को उन्होंने जिला अध्यक्ष नहीं दे सका। मैं तो एक लाइन में पहले कह दिया आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी ने कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं दे सका। निवर्तमान अध्यक्ष से ये 2 साल से काम चला रहे हैं और आप जानते ही हैं, आप चैनल वाले हैं, हवलदार यादव कितने दिन से निवर्तमान अध्यक्ष है। जब आजमगढ़ को उनको इतना है कि वहाँ पर किसी यादव को वह परमानेंट न अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, न यादव को वह यहाँ लड़ाना चाहते हैं, न यादव को यह इस तरह का काम कर रहे हैं कि यादव से इतना उनको भय आजमगढ़ से, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ यादव जुटा है। ये बात निरहू तो जीत के दिखाई दिए हैं और डिम्पल नहीं, भाई मैं तो कह रहा हूँ विरासतें संभाल रहे हैं ना। अखिलेश यादव, उनकी धर्म पत्नी डिम्पल यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव, उनके लड़के आदित्य यादव, पूरा परिवार, सैफई परिवार के अलावा एक आदमी का नाम बताइए जो यहाँ आकर वोट मांग रहा है। एक आदमी का, कोई नहीं मांग रहा। साथियों मैं कहना चाहता हूँ वह इतना डरे हुए थे
मुसलमानों से, इतना डरे हुए हैं लोगों से कि इन्होंने एक पूंजीपति को यहाँ का एमएलसी का टिकट देकर केवल अपने भाई को जिताने के लिए उन्होंने इतना बड़ा सौदा किया। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, उनको भी जो जिस मूल पार्टी में वो थे, वह लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं कि आप तो कसम खाए थे, आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और कहे थे मैं कभी भी समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। चंद सीट के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को स्वीकार कर लिया। मुबारकपुर विधानसभा की बात करें तो गुड्डू जमाली और अखिलेश बार बार अपने मंचों से दावा कर रहे हैं कि हम दोनों लोग लड़ते थे, अब दोनों एक हो गए तो फिर कौन आएगा सामने, कौन टक्कर देगा? दोनों लोग लड़ते थे तो 80,000 पाए थी समाजवादी पार्टी। अब कई महीने बाद बाई इलेक्शन हुआ था, कितने पर आ गई थी समाजवादी पार्टी? 60,000। कई महीने बाद हुआ था। अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद निरहू यादव जब आए चुनाव में, तो ईमानदारी से आप बताइए कई महीने बाद, बाई इलेक्शन के बाद हुआ, और यहीं से जीत के निरहू यादव चले गए। आज फिर कमल की बटन दबेगी और लोग कमल की बटन दबाएंगे और निरहू यादव को जिताएंगे। वह मुलायम सिंह की विरासत पर वोट मांग रहे हैं। हम लोगों के पास कोई विरासत नहीं है। हम रामदर्शन यादव हैं, हमारे बाप का नाम कोई नहीं जानता है। जन जन जानता है, हमारे बाप को नहीं जानता। निरहू यादव को सब लोग जानते हैं, वह एक हीरो है, लेकिन उसके बाप का नाम कोई नहीं जानता है। और धर्मेंद्र यादव, अगर मुलायम सिंह यादव के नाम को न भजावें तो उनको कोई जानने वाला नहीं। वो न कहे कि मैं धर्मेंद्र यादव हूँ तो कोई नहीं पूछेगा। वो मुलायम सिंह यादव के नाम को बजा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के खास तौर से यादव भाइयों को कह रहा हूँ कि आप नेताजी की, चौधरी चरण सिंह जी की वो बात को याद रखना कि हम बागपत छोड़ सकते हैं, आजमगढ़ को नहीं। एक बार फिर इनको धक्का मार के यहाँ से भेज दो और उसके बाद हार के गए चुनाव में आए, फिर हार के जाएंगे, उसके बाद फिर चुनाव लड़ने भी नहीं आएंगे। एक आदमी आजमगढ़ का सांसद बनेगा। अभी आपके नेता रहे शिवपाल यादव कल मंच से कह रहे थे एक वोट समाजवादी पार्टी को दें, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा। अभी इसको किस तरह देखें? हमारे नेता शिवपाल यादव, हमारे नेता हमेशा मुलायम सिंह यादव रहे, यह सही है। शिवपाल ने पार्टी बनाया था तो हम उनके पार्टी में चले गए थे, लेकिन नेता तो हो नहीं सकते। और जब वहीं फिर उस परिवार में अखिलेश के साथ गए, अखिलेश इतना धोखेबाज कोई है क्या? मैं जानता हूँ अखिलेश यादव को, अखिलेश इतना धोखा कोई नहीं दे सकता। अखिलेश यादव जितने झूठ बोलते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अखिलेश की तो बात मत करिए, वह हमेशा इस तरह की बातें किया करते हैं, वह धोखेबाज हैं। अगर अखिलेश यादव को ईमानदारी से हो, मैं कहना चाहता हूँ एक सवाल, मैं उसको परिवार से नहीं जोड़ना चाहता था। कह रहे हैं हमारा परिवार है, हमारा भाई नौकरी करता था, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ। और उसको हटाने के लिए ही धर्मेंद्र यादव, उस समय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, वहाँ की मुख्य सचिव जी जो थे, उनसे जाकर उसको हटाने के लिए और उसको टर्मिनेट करने के लिए 7 लड़कों का टर्मिनेशन हुआ था। ये धर्मेंद्र यादव, नंद किशोर यादव और यही अखिलेश यादव जो यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं, ये तीनों गए थे। यह मेरा आरोप है और इस आरोप को अगर लोग खंडन कर दें तो मैं आप लोगों के सामने जो कहिएगा वह यह कह रहा हूँ, आप करवाए और हाँ यह है। तो साथियों, मैं उस बात को भूलता हूँ, क्योंकि परिवार बनते हैं तो इतनी छोटी बात पर बाबू की चपरासी की नौकरी को भी वह लोग बख्शते नहीं हैं कि हमारे घर का हो, हमारे परिवार का हो। इसलिए मैं फिर बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ अब की बार यादव ने संकल्प ले लिया है कि हम 50% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। आप लोगों का इतिहास, यह यहाँ का इतिहास लिखा जाएगा। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को आपके बीच में दावे के साथ कहा। वो जीता था, 17 महीने 15 महीने एमपी था और इसी आजमगढ़ में फिल्म बना रहा था। आजमगढ़ के लोगों का दुख दर्द भी दूर किया, फिल्म भी बनाया, आजमगढ़ का नाम भी रोशन किया। और जो धर्मेंद्र यादव अपना परिवार समझते हैं, हारने के बाद धर्मेंद्र यादव कब चुनाव में आए? जब चुनाव की घोषणा हो गई, जब बदाऊं से उनको टिकट नहीं दिया गया, आजमगढ़ से दिया, तब वो आए। यही समझ लीजिए। तो निरहू तो आजमगढ़ में रहा, जीतने के बाद भी रहा, हारने के बाद भी रहा। और आज धर्मेंद्र यादव हारे तो बदाऊं चले गए, हारे तो सैफ ही चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यह लोग धोखेबाज हैं, यह लोग धोखा देने का काम करते हैं। इन लोगों को मैं एक पारिवारिक बात बता दिया, मैं उस समाजवादी पार्टी का सदस्य था, फिर भी मेरे भाई के साथ इस तरह का धोखा श्री अखिलेश यादव जी ने किया। मैं आज तक इस बात को नहीं कहा था, लेकिन आज आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने कह दिया। तो मैं कहता हूं कि हम लोगों की भी
यहीं 25 साल 40 साल की राजनीति है। पूरे लोकसभा में मुलायम सिंह यादव लड़ते थे, तब भी हम लोगों ने मुबारकपुर से असेंबली के चुनाव में मुबारकपुर में चाहे जो हो, पार्लियामेंट के चुनाव में हमेशा मुबारकपुर अगुआ रहा है। जब मुबारकपुर में हम जीते हैं तभी जाकर के हम पार्लियामेंट जीते हैं। फिर कह रहा हूँ कि मुबारकपुर में हम जीतेंगे और निरहू को बड़ी मतों से कम 1 लाख मतों से जिता करके इनको भेजेंगे। चुनाव का पर्व देश का गर्व के तहत ABC चैनल के जागो मतदाता जागो मुहिम से मंगलवार को जुड़े लोगों ने मतदाताओं से जनपद में 25 मई को होने वाले चुनाव में 100% मतदान की अपील की। मुहिम से जुड़े लोगों ने कहा कि देश के विकास के लिए हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो मतदान करें। मतदान करने से ही समाज, देश, प्रदेश, जिले की दिशा तय होती है। उन्होंने कहा कि जिस संविधान के तहत लोगों को मतदान का अधिकार मिला है, देश में इससे बड़ा अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार हर 5 वर्ष के दौरान लोगों को प्रयोग करने का मौका देता है। कहा जाए तो लोकसभा चुनाव देश का महापर्व है। एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने वोट के अधिकार को हर हाल में प्रयोग करें। खासकर देश के युवाओं को इस महापर्व में अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आस पड़ोस के भी लोग मतदान में शामिल होकर देश को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। उनका कहना था कि मतदान करने से हम सामाजिक न्याय, पारदर्शी एवं दायित्वपूर्ण सरकार का चयन करते हैं। आवश्यक है कि हम जाति, धर्म, नस्ल, वर्ग, संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर योग्य एवं कर्मठ उम्मीदवार का चयन करें, जिससे हमारी समस्याओं का निराकरण शीघ्रता के साथ हो सके। किसी भी कीमत पर हमें मतदान करने से चूकना नहीं चाहिए। देश को मजबूत बनाने में सभी का योगदान तभी संभव हो पाएगा जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान की तर्ज पर वोट देकर ही हमें अपने आगे का काम करना चाहिए। इस बात को कभी भी नहीं भूले कि उन्हें लाइन में लगकर वोट देना है। कुछ घंटे का भी समय अगर लगता है तो उसे दरकिनार कर अपना वोट डालकर ही लौटें। सभी ने एक स्वर में कहा कि 100% मतदान जरूरी है, क्योंकि देश के लिए एक वोट जरूरी है। वोट के माध्यम से हम बेहतर सरकार का चयन कर सकते हैं। एक वोट से तो विधायक और सांसद दोनों हार सकते हैं जी, और एक ही वोट से सरकार भी बनती है, बिगड़ती है। वोट का बहुत महत्व है। अपने मत अधिकार का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए सभी को। मुद्दा विकास है, रोजगार है, सुरक्षा है। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि हमें विकासशील चाहिए, विकास करने वाला चाहिए, जो जनता से हमेशा मुलाकात कर सके, यहीं पे रहे, भागने वाला नहीं चाहिए। जो लोग मतदान करने नहीं जाते हैं तो क्या अपील करना चाहिए? उनसे यही अपील है कि अपने मत का बिल्कुल प्रयोग करें। हमारे संविधान में भी है और मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एक मतदान करने से अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। बिल्कुल, एक मतदान से अच्छे जनप्रतिनिधि हम लोग अपना वोट देंगे और विकास के नाम पर देंगे और यहाँ के कानून व्यवस्था के नाम पर देंगे कि कोई किस्म की कोई दंगा फसाद कुछ भी नहीं होता है, उसके नाम पर वोट देंगे। और इसको हम लोग अपना प्रत्याशी यहाँ का ही चुनेंगे, बाहरी प्रत्याशी को हम यहाँ से खदेड़ के भगा देंगे। और अपने वोट के प्रयोग से और अपने बूथों से, अपने मोहल्ले से और सारे लोगों को लेकर हमारी प्रयास है कि इस तरीके का वोट हम सबको देना है। एक वोट का महत्व क्या है? एक वोट का हमको सरकार भी बदल सकती है, हम अपना सांसद भी चुन सकते हैं। एक वोट से हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप अपील करेंगे 25 तारीख को सब लोग? हम अपना भी करेंगे, अपने परिवार का भी कराएंगे, अपने नात हित का भी कराएंगे। तो ये है कि जैसे एक वोट से 1 लाख वोट होता है, 1,000 होता है, 2 लाख होता है, तो एक वोट से हार जीत होती है। एक वोट से अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। इस वजह से एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। वही विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे पे, विकास के नाम पे हम लोग वोट करने जाते हैं। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि वो जनता में रहे, जनता की बात सुने, विकास करे जनता का।
25 तारीख को हम लोग निकलेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, किसी का वोट बाकी ना रह जाए, अच्छे नेता को चुनें। एक वोट का महत्व ये है कि एक वोट से आप जो है सरकार बदल सकते हैं, एक वोट से अपना अच्छा सांसद चुन सकते हैं। विकास के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे, जो हमारा विकास करे, जो सुरक्षा दे, जिसके सरकार में लोग सुरक्षित महसूस करें, उसी मतदान पर उसी को वोट करेंगे। मतदान करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज अगर चूक जाएंगे तो 5 साल जो है आप ठगी महसूस करेंगे, इसलिए पहले मतदान करिए, फिर जलपान करिए। मुद्दे पर एक वोट का महत्व क्या है? एक ही वोट ही जोड़ करके आपका 3 लाख 4 लाख 5 लाख वोट होता है ना। एक वोट का यही महत्व है। एक वोट से बहुत सरकारें गिरी हैं। और जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि विकास करने वाला होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, दूसरे के बारे में, शिक्षा के बारे में, बढ़ावा के बारे में सोचने वाला होना चाहिए और नज़दीक का होना चाहिए। 25 तारीख को मतदान करने आप लोग क्या अपील करेंगे? लोग हम यही चाहेंगे कि 100% मतदान हो। 25 तारीख को घर से निकलो मतदान करें। हाँ, वही 25 तारीख को लोग घर से निकल करके मतदान करें, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, 100% मतदान करें। छेड़खानी के बाद युवती को जलाकर हत्या किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 26,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 रमेश चंद्र ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौलिया गांव में 9 सितंबर 2014 की रात लगभग 1:15 बजे वादिनी मुकदमा राखी भारती की बहन सरोज भारती सिर दर्द होने की वजह से दवा खाने के लिए घर के बाहर हैंडपंप पर गई। तभी गांव के शांति भूषण उर्फ संतोष, सुभाष जालंधर, श्रीराम, कल्पनाथ तथा ब्रिजभूषण राजा व एक नाबालिग ने सरोज का मुंह दबाकर उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसके कपड़े फाड़ डाले। हमलावरों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर सरोज के शरीर में आग लगा दिया। सरोज के चिल्लाने घर व गांव के लोग आ गए, तब सभी आरोपी भाग निकले। बुरी तरह से झुलसी स्थिति में सरोज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद श्रीराम, जालंधर, ब्रिजभूषण, कल्पनाथ, सुभाष चंद्र तथा एक नाबालिग के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। नाबालिग आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय तथा विजय बहादुर सिंह एडवोकेट ने कुल 14 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी श्रीराम, ब्रिजभूषण, सुभाष चंद्र तथा जालंधर को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 26,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी कल्पना को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।